तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा जो आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बताइए कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण बिहार। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार का जो दक्षिण बिहार भाग है वह सूखा है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। बताइए दोस्तों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताइए कि रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह लेनिन ने किया था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बताइए दोस्तों, काफी वीवीआई प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब है, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, पिछड़ा राज्य के नाम से बिहार राज्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग याद रखिएगा कि पिछड़ा राज्य बिहार राज्य को कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। बताइए दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बताइए दोस्तों कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो आयुर्वेद के जनक चरक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बताइए दोस्तों कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो 7% क्षेत्र में वन है, जो कि बहुत कम है। दोस्तों, पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए 33% वन की आवश्यकता है, लेकिन बिहार में वन जो है सबसे वन का प्रतिशत सबसे कम है, सिर्फ कितना है 7%। लेकिन पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। बताइए कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नेटाइट जो है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे घटिया कोयला है। बताइए दोस्तों कि सबसे घटिया कोयला क्या होता है। तो सबसे घटिया कोयला पीत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा कोयला क्या है, यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एंथ्रासाइट है ना। लेकिन सबसे घटिया कोयला क्या होता है, पीत होता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है गेहूं, है ना। रोपण फसल कौन सा नहीं है, तो गेहूं जो है और वह रोपण फसल नहीं है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। बताइए दोस्तों कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है।
तो धान जो है वह भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। बताइए कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि, और कृषि जो आता है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा, क्योंकि सारे का सारा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि बिहार राज्य है। बताइए दोस्तों कि बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान है या पशुपालन प्रधान है या खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य जो है वह कृषि प्रधान राज्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। बताइए कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे रहन सहन के स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि बिहार में कितने जिले हैं। बताइए दोस्तों, काफी इजी प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे, काफी इजी प्रश्न है। तो आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताइए कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में। आप लोग याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो एक मार्क का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बताइए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और उद्योग जो है यानी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र से, यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, और तीसरा क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र आता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बताइए दोस्तों कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी तक हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि अभी तक आप लोग यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न अभी तक सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। बताइए दोस्तों कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो किसानों पर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार